तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले की वीडियो में मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का नोट्स रिव्यू कर चुका हूं, जो कि चैप्टर है 1 2 3 4। तो इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का नोट्स रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 5 में क्या है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर चुका हूँ। ये है हिस्ट्री का 6 क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रहा आपका चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 5, राज्य राजा एक प्राचीन गणराज्य। तो इसके बारे में आप अपने बुक में पढ़ेंगे और उसके बाद आपको कुछ इसके बारे में पता चलेगा, फिर आप नोट्स बनाइएगा और मेरे नोट्स को देखते हुए आप अपना नोट्स तैयार करिएगा। और जो भी आपको पढ़ते वक्त थोड़ा इम्पोर्टेंट लगे उसको आप अंडरलाइन या इससे हाईलाइट कर सकते कुछ इस प्रकार से। तो देखिए इसमें क्या कुछ इस चैप्टर का टॉपिक है जो आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लाइक यूपीएससी या बीपीएससी या किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास अगर बुक नहीं भी है तो भी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं और खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं बुक का अपना एक बार रिव्यू पूरी तरह से करा देता हूँ। तो देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं इसको। तो ये रहा इस चैप्टर का और ये रहा अगला पेज, जो कि इस प्रकार से है। आप लोग पढ़ भी सकते हैं इसको। तो पहले मैं पूरी चैप्टर का रिव्यू करा देता हूँ, फिर मैं अपनी नोट्स को रिव्यू करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से है और नेक्स्ट पेज यहाँ पर तक है, इसके बाद ख़त्म है। तो देखिए इसके बाद नया चैप्टर और क्वेश्चन आंसर आ जाता है। इसका भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। अन्यंत्र में इसमें भी कुछ दिया रहता है इंफॉर्मेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें होगी आपको, इसमें हो जाएगा कुछ लोग शासक कैसे बने। तो उस समय में शासक किस तरह से बना जाता था इसके बारे में आपको पढ़ना है, जो किस प्रकार से मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ। तो इसी का नोट्स अपने में कॉपी में दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे वर्ण, वन क्या है, इसमें किस तरह के लोग रहते थे इसके बारे में समझना है। वन किसे कहते हैं इसको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आता है जनपद, जो कि एक टॉपिक है। फिर इसके ऊपर मैं यहाँ पर अंडरलाइन किया हूँ और इसी का मैं नोट्स बनाया हूँ। फिर उसके बाद आता है महाजनपद, जो कि यहाँ पे है। और उसके बाद जो आता है कर, तो उस समय किस तरह से कर व्यवस्था था वो है, किस कौन कौन सी व्यवस्था मतलब किस प्रकार के लोगों पर कर लगाया जाता था वो है। और कृषि में परिवर्तन, किस प्रकार से कृषि में परिवर्तन आया ये है। और अगला हो जाएगा आपका मगध, जो कि आप लोग जानते होंगे मगध जो आज का बिहार है। उसके बाद आता है उस समय एक वज्जी था, जो ये भी बिहार में है अभी भी और जो वैशाली में पड़ता है। तो चलिए इस तरह से हो गया। मैं अपना नोट्स की ओर चलता हूँ। तो ये रहा मेरी नोट्स। तो इसको देखिए आप लोग, राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें कुछ लोग शासक कैसे बने। तो उस समय शासक किस तरह से बना था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, जिसमें मतलब अश्वमेध एक आयोजन किया जाता था जिसमें एक घोड़े का स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को किसी राजा रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था और युद्ध करना पड़ता था। अश्वमेध राजा यज्ञ करने वाला राजा से लड़ना पड़ता था। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि अश्वमेध करने वाला राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य सर्व स्थान होता था, सबसे बड़ा स्थान होता था और उन्हें राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध के क्षेत्र में राजा के सारथी उनका सहचर होता था। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर राजा बनाया जाता था। यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था खुद को राजा घोषित करने के लिए। और यदि कोई उस घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब सबसे शक्तिशाली राजा यही है। उसके बाद आता है जनपद। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने के जगह,
बसने की जगह से होता है। जन मतलब लोग के बसने की जगह से। और पुरातत्वविदों ने जनपद की खुदाई की। पुरातत्वविदों ने जनपद की खुदाई की और दिल्ली, पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास और हस्तिनापुर एवं एटा के पास और अतरंजी खेरा इसमें प्रमुख है, सबसे प्रमुख है अतरंजी खेरा। और लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन स्थलों में कुछ प्रकार के बर्तन ही मिले हैं, जो कि आप बुक में देखेंगे चित्र में कि किस तरह के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। किस पात्र में बोलेगा तो धूसर पात्र के। उसके बाद है वर्ण व्यवस्था। तो चलिए इस वर्ण व्यवस्था को समझते हैं। उस समय वर्ण व्यवस्था में था, तो जिसमें अभी जातीय व्यवस्था भी समझ सकते हैं, जैसे में ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। और यज्ञ अनुष्ठान करना मतलब ब्राह्मण का काम था यज्ञ और अनुष्ठान कराना। और क्षत्रिय और वयस्क, तो वयस्क में क्षत्रिय में आ जाता था युद्ध करने वाला और रक्षा करने वाला। और वयस्क में आ जाता था व्यापारी, वैश्य में व्यापारी, कृषि और पशुपालक। और इन दोनों को मतलब क्षत्रिय के और वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, किंतु शूद्र मतलब सेवा करने वाले को ये अनुष्ठान करने का और इसमें भाग लेने का कोई किसी भी प्रकार के यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। इसमें कोई भी अनुष्ठान या यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता था। और उस समय के औरत को भी या तो ये वैश्य का औरत हो या शूद्र का औरत हो, इसमें औरत को भी शूद्र माना जाता था। इन दोनों का वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। उसके बाद उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत कम था, इसलिए जहाँ पर ब्राह्मण का प्रभाव बहुत कम होता है वहाँ पर भेदभाव भी बहुत कम ही होता है। और महाजनपद, यहाँ पर आप जनपद देखा और यहाँ पर महाजनपद है। करीब 2500 साल पहले जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गया और जनपद को अधिक महत्वपूर्ण हो जाने से इन्हें महाजनपद कहे जाने लगा। उसके बाद है आगे कर। तो देखिए इसमें कर व्यवस्था को हम देखेंगे। इसमें महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। और अतः महाजनपद के राजा के लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर, पहले उपहार दिया था, जो जिसका मन में था वही उपहार देते थे, लेकिन अब राजा उपहार पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने के कार्य करने लगे। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार का कर है। जैसे कृषि पर कर 1.1/6 हिस्सा उपज का, जो इसमें आपका उपज होता है ना उसका 1/6 हिस्सा आपको देना पड़ता था। और बुनकर लोहार और सोनार एक दिन का श्रम मतलब आपको एक दिन काम करना पड़ता था। उसके बाद है पशुपालक, तो पशुपालक मतलब जानवरों या उत्पादकों पर कर। उसके बाद व्यापारी, व्यापारी सामान के क्रय विक्रय पर कर दिया जाता था। और आखेटक तथा खाद्य संग्राहक, जंगल से मिली कोई भी मूल्यवान वस्तु या किसी भी प्रकार की उपयोगी वस्तु उन्हें से लिया जाता था। उसी के बाद आता है मगध, जो 200 साल पहले भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। और कैसे बना तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला तो यह तो गंगा और सोन नदी के निकट था और यातायात के भी साधन था और जल वितरण, यहाँ पे जल भी बहुत विभिन्न प्रकार मतलब विशेष बहुत थी। उसके बाद नदी के पास था तो जल तो था ही। उसके बाद उपजाऊ जमीन था, इस कारण से वहाँ पे खेती भी होता था, इसलिए महाजनपद बन गया। वन संसाधन भी था और लौह अयस्क का खान भी था, जहाँ से विभिन्न प्रकार की पदार्थ निकलते थे इस अयस्क खान से। उसके बाद है मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। मतलब कि जंगल के हाथी को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के कार्य में लगाया जाता था। और मगध के दो शक्तिशाली शासक थे, पहला तो था बिम्बिसार और दूसरा अजातशत्रु। उसके बाद है 2300 साल पहले
मेसिडोनिया का एक राजा सिकंदर, जो आप लोग सिकंदर के बारे में जानते होंगे, जो विश्व विजय करना चाहता था, वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतते हुए भारत के उपमहाद्वीप में व्यास नदी के निकट पहुंच गया था, किनारे पहुंच गया था। सिकंदर जो है ना, वो एशिया के कुछ राज्यों को जीतते हुए भारत के उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच चुका था सिकंदर। और उसके बाद देख लेते हैं, आप मगध को देख लिए। अब यहाँ पर हम दो लोग देख लेते हैं वज्जी राज्य को। वज्जी मगध के नजदीक ही एक वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली मतलब बिहार में थी। और यहाँ अलग किस्म की व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। अब गण किसे कहते हैं? तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए, जिसमें कई सदस्य समूह मतलब एक से अधिक सदस्य वाले समूह को गण कहा जाता है। अब संघ किसे कहते हैं? संघ अर्थात संगठन या सभा। और यहाँ पे महावीर तथा बुद्ध दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। महावीर और बौद्ध धर्म के बुद्ध, वो दोनों गण से संबंधित थे और संघ से। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय का एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के एक एक व्यवस्था दिए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखे गए हैं। और इन सभी चैप्टर में ये जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसे मैं एक जगह कलेक्ट करके रखा हूँ। तो देखिए आप लोग तिथियां। नए शासक, जो कि 3000 साल पहले बना। और महाजनपद, जो 3000 साल पहले हुआ। फिर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? फिर दीघ निकाय का लेखन कब हुआ? तो 2300 साल पहले हुआ। गण या संघ राज्यों का अंत, तो इसमें गण और संघ राज्य का अंत किस तरह से हुआ वो भी इसमें लिखा 1500 साल पहले। किसके द्वारा किया गया? तो गुप्त शासक द्वारा, गुप्त वंश के गुप्त शासक द्वारा। तो ये रहा मेरा नोट्स जो चैप्टर 5 का है। अगर आपको थोड़ा सा भी इस मेरे नोट्स से हेल्प हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके नेक्स्ट चैप्टर को मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप सबसे पहले देख सकेंगे। और मेरे नोट्स को देखते हुए आप अपना नोट्स तैयार करेंगे। इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा और थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।